नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को। और ये प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि सन 2015 के प्रश्न हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रश्नों को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हीलियम और ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। ये सभी जो हैं वे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और जो हीलियम होती है, हीलियम गैस, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है बल्कि यह एक निष्क्रिय गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस नहीं है हीलियम। जो ग्रीन हाउस गैस होती है वह भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और इन गैसों का उत्सर्जन जो है वह आम प्रयोग के जो उपकरण होते हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज, कंप्यूटर, जो वाहन हो गए, स्कूटर, कार, इन सब से निकलती है ग्रीन हाउस गैस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है वह ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है उसकी इकाई है मापन की डेसिबल। और 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि जो होती है पर्याप्त होती है उन लोगों के लिए जिनकी श्रवण क्षमता जो होती है, श्रवण शक्ति जो होती है वह सामान्य होती है। यानी कि सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि जो है पर्याप्त होती है। और 100 या 120 से अधिक डेसिबल की जो ध्वनि होती है वह अधिक कष्टदायक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? कौन सी शिक्षण विधि जो है सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर बी है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, और ऑप्शन नंबर सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन नंबर डी है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि ऑप्शन नंबर सी होगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। और यह जो शिक्षण विधि है इसमें छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और जब परस्पर बातचीत के माध्यम से उनमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अगला प्रश्न है, परिकल्पना जो बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है? ऑप्शन नंबर ए है सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कानून, ऑप्शन नंबर सी है खोज और ऑप्शन नंबर डी है मूल संकल्पना। तो वह परिकल्पना जो बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। और सिद्धांत जो होता है उसको अधिक परीक्षण करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह परिकल्पना जो है वह सार्वभौमिक रूप से सत्य है और यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर होगा, सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है लैपीज, बी है यू आकार की घाटी और ऑप्शन नंबर सी है वी आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर डी है जलप्रपात। तो कौन सी स्थलाकृति पूछा है जिसका निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानियों के द्वारा होता है।
और इसका नामकरण जो है अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, क्योंकि इस घाटी की जो आकृति है वह यू आकार से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यू आकार की घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा को स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी है सिंधु। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सुवर्ण रेखा जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदी जो है वह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुवर्ण रेखा। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। कौन सा जो ऑप्शन है वह सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय होगा उस बच्चे के लिए जो कि गृह कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। तो ऐसा नहीं है, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाने से इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि खेल के माध्यम से तो बच्चा और भी एक्टिव और क्रियाशील होता है। और ऑप्शन नंबर सी है उसकी अनियमितता के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसकी अनियमितता को जानेंगे और यह स्पष्ट होगा कि क्यों बच्चा जो है अपने कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भारत का हृदय कहा जाने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं और मध्य प्रदेश में देश विदेश से पर्यटन स्थल, खान पान, शिल्पकारी, जो भी बुनकर होते हैं आदि के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी है भोपाल, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर है जो कि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है और इसका क्षेत्रफल जो है वह लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्रफल? तो भूमध्य सागर का, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग, जो पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक जो होते हैं हमेशा हरे पेड़ पौधे होते हैं जो कि क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वे मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वे शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है हाइड्रोजन। और डीजल, पेट्रोल, कोयला जो है उनके जलने से हानिकारक गैस निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। और जो हाइड्रोजन गैस होती है यह बहुत ही हल्की होती है और हल्का होने के कारण इसको गुब्बारे, वायु पोतों में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है।
और तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा है वह चीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है पांडा वह चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। और वर्तमान समय में पांडा जो है वह विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी और इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो गैस उत्पन्न हुई थी इस कांड के कारण वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह गैस बहुत ही हानिकारक होती है और इसके कारण लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान भी चली गई थी और बहुत सारे लोग जो हैं अपंग भी हो गए थे और बहुत सारे लोग अंधे भी हो गए थे इस गैस के वजह से। और भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जो जहरीली गैस का रिसाव हुआ था उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार जो है गर्मियों में मनाया जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन जीव का संरक्षण करता है। तो गिर वन जीव जो अभयारण्य है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है गिर वन्य जीव अभयारण्य में। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा शेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो कैक्टस जो है वह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक वनस्पति है जो कि अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहती है और इनके पत्ते जो हैं कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर जो है कम हो सके और जिससे जल का ह्रास कम हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर जो है अधिक आबादी वाले या जो ध्वनि प्रदूषण वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास क्या होता है कि वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो जेड्रोफा जो होता है वह बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन नंबर बी। यह भारत, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है और यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है और इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है और इस
तेल से कार आदि चलाए जाते हैं, जो भी वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा, जेट्रोफा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ और इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, 1986। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है? तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का जो मुख्य कारण है वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है और धरती पर विनाशक गैसों के बढ़ने की मुख्य वजह जो है वह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई, ये सब चीज़ें हैं। और धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो लावा, काली मिट्टी का निर्माण जो है वह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। किसका निर्माण? काली मिट्टी का निर्माण। और भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है और महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। और इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है और कपास के लिए प्रसिद्ध है काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समतापमंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है और इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक किरण होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम का वृक्ष जो है होता है वह जैविक कीटनाशक का उत्पादक है और नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। नीम की पत्तियां खाने से क्या होता है कि रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित जो त्वचा होती है, त्वचा संबंधी कोई समस्या नहीं होती है और त्वचा कांतिवान होती है नीम को खाने से, नीम की पत्ती को खाने से। और इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप जो है वह सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, नीम। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।